गॉडजिला के पास ये पहले से नहीं था, इसे इंसानों ने उसे गिफ्ट किया। इसमें क्या कोई लॉजिक है? आगे जानेंगे। आज के टाइम पे मॉन्स्टरवर्स की सबसे खतरनाक वेपन है गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ। उसके मुंह से निकला हुआ एक ऐसी खतरनाक रेडिएशन जो अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को राख में बदल सकती है, अर्थ में पाए जाने वाले हर एक मेटल को पिघला सकती है। लेकिन ये रेडिएशन जब उसके मुंह से बाहर आता है तब गॉडजिला के शरीर में एक चेंज हमें देखने मिलता है। उसके पीठ के ऊपर बनी डोर्सल प्लेट्स या डोर्सल फिन कंटिन्यूअसली ग्लो करते रहते हैं, जबकि ये बदलाव उसके मुंह से एटॉमिक ब्रेथ रिलीज होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि ये एक सिग्नल हो। जिसके बाद हमें देखने मिलता है एक धमाकेदार पावरफुल कॉन्सेंट्रेटेड ब्लास्ट ऑफ रेडिएशन, एटॉमिक ब्रेथ। लेकिन हर गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ काइंड ऑफ सेम नहीं होती। किसी में तो मुंह के अंदर के बजाय मुंह के बाहर से प्लाज्मा बीम की तरह लेजर जनरेट होती है। अब सवाल आता है कि आखिरकार ये एटॉमिक ब्रेथ काम कैसे करता है, इसकी असली ताकत क्या है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। अब एटॉमिक ब्रेथ को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था एक रेडियो एक्टिव हॉट स्टीम की तरह, जो कि देखने में बहुत ही खतरनाक ना हो लेकिन नेचर में काफी विनाशकारी था। अपने रास्ते में आने वाले किसी भी डेंस मेटल को, कार्स को, स्टील टावर्स एंड ब्रिजेस तक को भी पिघला सकता था। इंसानों का बचना तो बहुत ही दूर की बात। लेकिन उस टाइम पे ये एटॉमिक ब्रेथ दिखने में उतने कूल नहीं थे। एक सिंपल व्हाइट मिस्ट ऑफ रेडिएशन जिसे धीरे धीरे इंटरेस्टिंग एंड डिस्ट्रक्टिव बनाने के लिए इसमें चीजों को ऐड किया गया। कलर में एक ब्लू शाइनिंग दी गई, जिसके बाद वीएफएक्स एंड सीजीआई के बदौलत गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ एक डेथ रे में कन्वर्ट हो गई। एंड सिर्फ ऊपर से नहीं, इसका पावर भी इंक्रीज किया गया। जहां पहले तो एटॉमिक ब्रेथ की टेम्परेचर हुआ करती थी कुछ 50,000 से लेकर 1 लाख डिग्री सेल्सियस तक, जो बाद में 10 से 20 लाख तक बढ़ गई थी। एंड अभी के मॉन्स्टरवर्स में तो और भी ज्यादा है। लेकिन ये एटॉमिक ब्रेथ बाकी मॉन्स्टर्स के लिए हर बार खतरनाक साबित नहीं होते, क्योंकि देखा जाए तो उन मॉन्स्टर्स की स्किन उतनी ही डेंस होती है ताकि कम से कम 2 से 3 बार तक ये गॉडजिला के ब्रेथ को होल्ड कर सके, अनलेस गॉडजिला उन्हें इंटरनल डैमेज ना दे दे। अगर किसी तरीके से गॉडजिला ओपोनेंट के मुंह में एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है तो एक्सट्रीम हीट एंड फोर्स की वजह से उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। बट इसके अलावा गॉडजिला एटॉमिक ब्रेथ के जरिए क्लोज कॉम्बैट में फाइट कर सकता है, अपने ओपोनेंट को जमीन से उठा के पटक सकता है, हवा में फेंक सकता है, जो कि हमने कई बार देखी है। लेकिन क्या ये पावर गॉडजिला के पास पहले से नहीं थे? इंसानों के न्यूक्लियर टेस्ट के दौरान उसे ये पावर मिले होंगे। इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ काम कैसे करता है। मोनार्क प्रोफाइल के अनुसार वहां पर यह कहा गया है कि गॉडजिला को ये ताकत मिलती है उसके बायोन्यूक्लियर सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए, जो कि उसे खतरा महसूस होते ही एक्टिवेट हो जाता है, जिससे एक न्यूट्रॉन फ्लक्स ट्रिगर होता है। एंड देखते ही देखते ये चीज बैकस्पाइन के जरिए शरीर के ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, सीधे गॉडजिला के गले में स्थित न्यूक्लियो सिंथेटिक चेंबर की तरफ, जहां ये रेडिएशन एक्सप्लोड होके ऊर्जा के तरंगों में कन्वर्ट होता है। एंड तभी हमें देखने मिलता है वर्ल्ड फेमस गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ, जो कि दुनिया के किसी भी हथियार से ज्यादा विनाशकारी है। अब इस प्रोसेस के दौरान गॉडजिला के गले में जो न्यूक्लियो सिंथेसिस होती है, यही वो सेम प्रोसेस है जो हमें स्टार्स के कोर में देखने मिलता है, जिससे तारों को ऊर्जा मिलती है। अब इस प्रोसेस के दौरान जो हीट जनरेट होती है वो कम से कम 9 मिलियन डिग्री तक जा सकती है सेल्सियस में। यही प्रोसेस गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है। एंड ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, इस स्टेटमेंट को खुद लेजेंडरी पिक्चर्स ने कंफर्म किया है कि गॉडजिला को पावर मिलती है उसके गले में बसे न्यूक्लियो सिंथेटिक ग्लैंड के जरिए। 2014 के सबसे लोएस्ट फॉर्म में गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ का पावर ये था। उस टाइम पे तो इसे नेचर का सबसे डेवास्टेटिंग वेपन बोला जाता था, जहां पर 12 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक काफी होता है नेचर को तहस नहस करने के लिए। वहीं पर इस न्यूक्लियो सिंथेसिस के जरिए प्रोड्यूस की गई कुछ मिनिमम एनर्जी कई कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकती है, जो कि 18 पेटाटॉन्स TNT के समान है। अब ये कहानी थी 2014 के एटॉमिक ब्रेथ की। 2019 में तो चीजें और भी बड़ी थी। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में अगर तुम इस फाइट को ध्यान से देखोगे तो गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ गिधोड़ा जैसे ह्यूज मॉन्स्टर को अपने जगह से पीछे ढकेलने में तो सक्षम था, लेकिन साथ ही साथ उसके स्किन को स्लोली जला भी रहा था। जहां गिधोड़ा की वेट 1,40,000 टन से ऊपर है, वहीं पर गॉडजिला अपने नॉर्मल फॉर्म में लेस पावरफुल हीट रेस के सहारे उसे अच्छा खासा डैमेज देना कोई ऐसी वैसी बात नहीं। नोवेल में तो यह भी बताया गया है कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ ने गिधोड़ा को दर्द से चीखने पर मजबूर कर दिया था। मतलब डैमेज तो हुआ था। गिधोड़ा नॉर्मली 460 पेटाटॉन्स ऑफ TNT के ब्लास्ट को झेल सकता है। ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर जैसे बॉम्ब जिसमें 205 एक्साटॉन TNT की ऊर्जा थी, उससे भी गिधोड़ा को उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। इस डिस्ट्रॉयर बॉम्ब से एटलीस्ट 5 मून्स तबाह हो सकते थे। आइडिया हो रहा है इसका पावर क्या था? अब ऐसे ऊर्जा को सहन करने वाले गिधोड़ा को जब गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ ने राख बना दिया तो आराम से हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस एटॉमिक ब्रेथ की कितनी ताकत होगी। लगभग 20 जेटाटॉन्स TNT के ऊपर, जो छोटे मोटे प्लेनेट को तबाह कर सकता है। अब ऐसे और भी कई एग्जांपल है एटॉमिक ब्रेथ के पावर की। जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में गॉडजिला ने जब सरफेस से हॉलो अर्थ तक होल बना दिया था तो उसमें उसे 10 सेकंड से भी कम टाइम लगा था। यस, धरती के
500 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ पत्थर को एसेज में बदलने के लिए 10 सेकंड से भी कम टाइम। भाई साहब, तो फिर गॉडजिला एक्स कॉन्ग में उसकी पावर क्या थी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि गॉडजिला कभी कभी फाइट के बाद या फाइट के पहले आसमान में ऐसे एटॉमिक ब्रेथ क्यों छोड़ता है, फ्रस्ट्रेशन के लिए। पहले तो हमें यही लगता था कि गॉडजिला रेज एंड एंगर के कारण ये सब करता होगा, लेकिन यूजुअली गॉडजिला को अपने शरीर के एक्सेस रेडिएशन को बाहर निकालना होता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जिसलिए वो कभी कभी बिना किसी रीजन एटॉमिक ब्रेथ को आसमान में रिलीज करता है। लेकिन गॉडजिला एक्स कॉन्ग में टियामात के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि उसकी बॉडी पहले के मुकाबले 20 गुना ज्यादा पावर और रेडिएशन को होल्ड कर सकता था। मतलब अपने नॉर्मल फॉर्म में गॉडजिला जिस लिमिट तक एनर्जी को होल्ड कर पाता था, इवॉल्व होने के बाद उसकी कैपेसिटी 20 गुना तक बढ़ गई। सो इस टाइम पे उसकी एटॉमिक ब्रेथ भी 20 गुना ज्यादा पावरफुल थी अपने बेस फॉर्म से। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ में इतना रेडिएशन होता है तो उसके हर एक फाइट के बाद उस एरिया में कोई रेडिएशन का इफेक्ट क्यों नहीं देखने मिलता। मतलब रेडिएशन की वजह से नेचर में हुए बदलाव, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का खात्मा, रीजेनरेशन में दिक्कतें, ये सब क्यों नहीं देखने मिलता, जबकि उस एरिया में तो नेचर और भी खुल के पनपता है। ऐसा क्यों? इसका रीजन गॉडजिला की खुद की सेल्स या कोशिकाएं हैं जो हवा के अंदर फैले अधिकतर या एक्स्ट्रा रेडिएशन को फिर से एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसलिए गॉडजिला के लगातार एटॉमिक ब्रेथ यूज करने के बाद भी उस एरिया में कुछ रेडिएशन का खास प्रभाव देखने नहीं मिलता। सो ये थी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ की पूरी जानकारी। लेकिन किसी भी एंगल से गॉडजिला को ये पावर इंसानों से नहीं मिले, बल्कि इन पावर्स के कारण मॉन्स्टरवर्ल्ड में अभी तक इंसान जिंदा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें तुम्हारा क्या थॉट्स है मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 20 लाइक का, बस 20 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।